नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवानी और मैं हूं आपके साथ सुमन। नेपाल की राजनीति इस समय एक बेहद दिलचस्प और संवेदनशील मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। कभी काठमांडू के मेयर के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने वाले बालन शाह अब नेपाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन सत्ता में आने के कुछ ही महीनों के भीतर उनकी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, मंत्रियों के इस्तीफे हो रहे हैं और उनके फैसलों पर गंभीर बहस छिड़ गई है। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर नेपाल में क्या चल रहा है, क्यों बालन शाह के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी है, क्या उनकी भारत को लेकर रणनीति नेपाल के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है और क्या वास्तव में नेपाल की राजनीति में चीन, अमेरिका और CIA जैसी शक्तियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। चर्चा की शुरुआत होती है इस सवाल से कि क्या बालन शाह बहुत तेज़ी से सत्ता के शीर्ष तक पहुँच गए। तो जिस तरह से मेयर से सीधे प्रधानमंत्री बनने के बाद उनसे उम्मीद थी कि वे नेपाल में स्थिरता, विकास और नई राजनीति लेकर आएंगे, लेकिन शुरुआती महीनों में ही उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल उठने लगे। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि केवल वे लोकतांत्रिक संवाद से बच रहे हैं और हर चीज़ को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। इसके साथ ही जितनी तेज़ी से वे और उनके मंत्रियों के द्वारा तमाम फैसले लिए जा रहे थे, लग रहा था कि वे नायक फिल्म के हीरो अनिल कपूर की तरह हैं, लेकिन अंदर खाने में कुछ और ही चल रहा था। भ्रष्टाचार से लेकर कई सारे आरोप लगे और उसी का नतीजा हुआ कि कई सारे मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। तमाम वीडियो में यह भी चर्चा होती है कि बालन शाह की राजनीति का केंद्र नेपाली राष्ट्रवाद बनता जा रहा था और जिस तरह से वे हिंदू पहचान या भारत नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों की बात कम कर रहे थे और नेपाल अलग है वाली राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी संदर्भ में लिपुलेखो मामला या फिर लिम्पियाधुरा की बात हो और भारत नेपाल सीमा विवाद का भी मुद्दा उठाया गया, जो भारत विरोधी था। विश्लेषण में यह दावा किया गया कि बालन शाह पहले भी भारत विरोधी रुख दिखा चुके हैं, खासकर उस समय जब नेपाल में नक्शा विवाद हुआ था और तत्कालिक प्रधानमंत्री यानी उस समय के जो प्रधानमंत्री थे KP शर्मा ओली ने भारत के खिलाफ तीखे बयान दिए थे। उस समय बालन शाह ने भी ओली के रुख का समर्थन किया था। इसी कारण अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेपाल की नई राजनीति धीरे धीरे भारत से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। तो जिस तरह से उनका कद लगातार राजनीति में बढ़ा, इसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चीन और अमेरिका का हाथ है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि भारत स्थिर रहे और जितने भी पड़ोसी हैं वह भारत से दूर रहें। इसका ताज़ा उदाहरण केवल नेपाल से ही नहीं समझा जा सकता, इसका ताज़ा उदाहरण बांग्लादेश से भी समझा जा सकता है, म्यांमार जैसे देशों से भी समझा जा सकता है। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है क्योंकि नेपाल इस समय एशिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल लड़ाई का केंद्र बन चुका है। चीन नेपाल को अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखना चाहता है, जबकि अमेरिका दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नेपाल में रणनीतिक मौजूदगी चाहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, वहीं चीन भी नेपाल में राजनीतिक और आर्थिक निवेश के जरिए अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखना चाहता है। ऐसे में बालन शाह किस तरह झुकेंगे, ये आने वाले समय की सबसे बड़ी कहानी हो सकती है। इस वीडियो में एक और दिलचस्प बात सामने आई है कि बालन शाह सार्वजनिक रूप से कम बोलते हैं और अक्सर अपने मंत्रियों या अधिकारियों को जवाब देने के लिए भेज देते हैं। विपक्ष ने इसी बात पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे शादी में किसी और को भेज दिया गया हो। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ व्यवहार नहीं बल्कि एक रणनीति है। इसके जरिए बालन शाह अपनी छवि एक बड़े वैश्विक नेता जैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भारत से रिश्ते खराब होने की बातें आ रही है या इसके कयास लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ये मकसद निकाला जा रहा है कि वे कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री के समकक्ष आकर खड़े होने की जो उनकी सोच है उस पर काम कर रहे हैं। वह यह संदेश देना चाहते हैं कि वह सीधे बड़े नेताओं से बात करेंगे और सामान्य राजनीति विवादों में खुद शामिल नहीं होंगे। बालन शाह सत्ता का केंद्रीकरण कर रहे हैं। कई सरकारी एजेंसियों को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के नियंत्रण में लाने की कोशिश हो रही है। वहीं अब विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि वे काम कम कर रहे हैं जिसका विरोध करके वो सत्ता में आए थे। यानी विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि जब सत्ता पाने के लिए उन्होंने तमाम प्रकार के विरोध किए जो उस समय की सरकारें थी, लेकिन उस पर वो काम नहीं आ रहे हैं, वे उस नीति पर काम नहीं कर रहे हैं। नेपाल और भारत के रिश्तों की बात करें
तो दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, खास करके धार्मिक रूप से बेहद गहरे रहे हैं। खुली सीमा, सैन्य सहयोग और सामाजिक जुड़ाव दोनों देशों को खास बनाते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में नेपाल की राजनीति में भारत विरोधी भावनाओं का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में बढ़ा है। इसके साथ ही अब खबरें सामने आ रही है कि नेपाल पर मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ सकता है, या फिर कह रहे हैं कि बढ़ रहा है। यदि FATF नेपाल को ब्लैक लिस्ट करता है तो इसका असर नेपाल की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर पड़ सकता है। विशेषज्ञ का मानना है कि ऐसी स्थिति में नेपाल की निर्भरता अमेरिका जैसे देशों पर और बढ़ सकती है, और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक संस्थाओं का इस्तेमाल रणनीतिक दबाव बनाने के लिए भी किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बालन शाह 5 साल तक सरकार चला पाएंगे। फिलहाल उनके पास सत्ता है, लोकप्रियता भी है और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की चर्चाएं भी तेज है। लेकिन नेपाल की राजनीति बेहद अस्थिर मानी जाती है, जो समय समय पर देखने को मिली है। वहाँ सरकारें तेजी से बदलती रही है और गठबंधन राजनीति हमेशा चुनौती बनी रहती है। यदि बालन शाह जनता की उपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, विपक्ष को संभाल नहीं पाए या अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच संतुलन नहीं बना पाए, तो आने वाले महीनों में उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है। अब देखना यह होगा कि नेपाल की राजनीति किस दिशा में जाती है। क्या बालन शाह वास्तव में एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता बनकर उभरेंगे, या फिर उनकी नीतियां नेपाल को एक नए विवादों और अस्थिरता की तरफ ले जाएगी। आपकी राय क्या है? क्या बालन शाह नेपाल को मजबूत बनाएंगे, या उनका एटीट्यूड उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।